गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर चल रहा था 8वां, कार्बन एवं उसके यौगिक। कल हमने हीरा और ग्रेफाइट में जो बेसिक अंतर होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था, उनकी संरचना भी देखी थी। अब हम आगे चलते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन संक्षिप्त रूप में इसको अपन क्या कहते हैं? CFC। क्या कहा जाता है? CFC। एक और नाम से इसको जाना जाता है जिसको कहा जाता है फ्रीऑन। फ्रीऑन, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी है कि जो CFC होता है, जो फ्रिज, AC, कोल्ड स्टोरेज से निकलता है, ये हमारी वायुमंडल की जो तीसरी परत है, ओजोन परत जिसको कहते हैं। ओजोन परत हमारा सुरक्षा कवच है, सब जानते हो इस बात को, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारी सुरक्षा करता है ओजोन परत। तो ये जो CFC है, जो आज AC यानी कि एयर कंडीशनर, कोल्ड स्टोरेज, फ्रिज आदि से निकलता है, ये धीरे धीरे ओजोन परत को क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है, उसको अपक्षयित कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा खतरा आज उत्पन्न हो गया है मानव जाति के ऊपर। किसके कारण? CFC के कारण। तो आज हम इसी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि CFC कैसे बनाया जाता है, इसका नामकरण क्या है और इसका उपयोग कहां पर होता है। सबसे पहले CFC बनाया कैसे जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको CTC कहते हैं शॉर्ट में। आपको एक बात और बता देता हूं मैं जनरल नॉलेज की। भाई नॉर्मल आग लगती है तो आप कैसे बुझाते हो? पानी से। ज्यादा है तो फायर ब्रिगेड आती है। बिजली से जो आग लगती है, तो बिजली से अगर आग लग जाए तो क्या पानी से बुझाओगे? क्या पानी से बुझाओगे तो खुद ही बुझ जाओगे, क्योंकि पानी तो क्या है? सुचालक है। किसका? बिजली का, विद्युत का। तो बिजली से जो आग लगती है उसको इससे बुझाया जाता है। किससे? CTC से, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। कार्बन मीन्स C, टेट्रा मतलब 4, क्लोरीन मतलब Cl, CCl4। कार्बन टेट्रा मतलब 4, क्लोरीन। तो CTC का फॉर्मूला हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4। तो CCl4 की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन मतलब H, फ्लोराइड मतलब HF, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मूला हो गया HF। CTC की क्रिया HF से SbCl5 की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। इसके बारे में अपन आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे अभिक्रिया वाला, उसमें अध्ययन करेंगे। उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर CFC बनता है। ये इसको बनाने की विधि है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 की क्रिया किससे करवाते हैं? HF से। उत्प्रेरक कौन सा होना चाहिए? SbCl5। ये इन दोनों की अभिक्रिया करवाता है। ठीक है। तो अब कैसे अभिक्रिया लिखेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड का संरचना सूत्र लिखें। C बीच में। कार्बन कितना संयोजी होता है? चतुर्संयोजी, 4 संयोजकता पूरी करता है। तो यहां पर हम 4 एकल पद लगा देंगे। 1 2 3 4। 4 संयोजकता कौन पूरी करेगा? Cl। चारों में Cl लगा दिया। क्रिया किससे करवा रहे हैं? HF से, हाइड्रोजन फ्लोराइड से। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड से जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां से H और यहां से Cl, ये दोनों मिलकर के बना लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। और यहां से जो ये बंध टूटा है, इसकी जगह आ जाएगा फ्लोरीन। क्या आ जाएगा? फ्लोरीन। C, 3 जगह तो इसमें ऑलरेडी क्या है? Cl, Cl, Cl। यहां से क्लोरीन हटा है, क्लोरीन की जगह कौन आ जाएगा? फ्लोरीन।
ये बन गया आपका CH। C मतलब कार्बन, ठीक है। F मतलब फ्लोरीन, Cl मतलब क्लोरीन, और इसी तीनों के यौगिकों को कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो मतलब जिसमें Cl हो, फ्लोरो मतलब जिसमें F हो, और कार्बन मतलब जिसके अंदर C हो। तो तीनों तत्व जिसके अंदर मिलते हैं ऐसे यौगिक को कहा जाता है CFC, यानी कि फ्रीऑन। ओके, तो ये इसकी बनाने की विधि है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। अब हम इसका नामकरण देखेंगे, नामकरण किस तरह से किया जाता है। इसकी मैं आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक बता रहा हूं, बुक से समझ में नहीं आएगा। किसी भी CFC का जब नामकरण करते हैं तो उसको लिखेंगे फ्रियोन, फिर डैश लगाओ और यहां पर XYZ। फ्रियोन का नामकरण में हमेशा क्या लिखेंगे, पहले फ्रियोन लिख दो, फिर उसके आगे डैश लगाकर XYZ। अब ये XYZ क्या होते हैं, इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमने एक टेबल बना ली। यहां पर हम CFC ले रहे हैं, जो सूत्र है उसका, यहां X Y Z और यहां नाम। अब ध्यान देने वाली बात है, X का मान निकालने के लिए आप जितने भी कार्बन परमाणु हैं उसमें से एक कम कर देंगे, यानी कि C-1। Y का मान निकालने के लिए जितने भी हाइड्रोजन परमाणु हैं उसमें एक प्लस कर देंगे, यानी कि H+1। और Z का मान निकालने के लिए जितने भी फ्लोरीन परमाणु है उसको वहां पर कर देंगे, ना उसमें कम करेंगे ना उसमें ज्यादा। समझेंगे कैसे, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां पर माइनस करना है कहां पर प्लस करना है। तो इसकी ट्रिक ये है, C मतलब कम, तो इसमें तो कम कर दो -1। H मतलब हाई, हाई मतलब ज्यादा कर दो, और F मतलब फिक्स, उतना ही रहने दो, मत कम करो मत ज्यादा करो। हालांकि वैसे F का मतलब फ्लोरीन है, यहाँ पर कभी एग्जाम में लिखे हो F किसका संकेत है, तुम लिख दो फिक्स का। ये तो ट्रिक है सिर्फ समझने के लिए कि C मतलब कम करो, C में से तो कम कर दो -1। कम कैसे करते हैं, माइनस कर देते हैं। H मतलब हाई कर दो, हैवी कर दो। हैवी कैसे करोगे, जैसे 100 ग्राम का लड्डू है उसको 200 ग्राम का करना है तो कैसे बनाओगे आप, 100 ग्राम दाने और मिला दोगे उसके अंदर, प्लस ही तो किया है आपने। तो यहाँ पर हैवी करने के लिए आप +1 कर दोगे, और F का मतलब फिक्स, ना कम करना है ना ज्यादा करना है। ओके, और यहाँ पर नाम, नाम वैसे लिखेंगे फ्रीऑन लगा करके XYZ की वैल्यू लिख देंगे वहां पर, तो इस तरह से हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ सूत्र ले रहा हूँ और उनके नामकरण आपको बता रहा हूँ, जैसे CFCl3, CFCl3। सबसे पहले इसमें X की वैल्यू निकालेंगे, तो काउंट करेंगे इसके अंदर C कितना है, हीरा कितना है 1, तो 1 - 1 क्या आया 0। Y H+1, H देखेंगे इसके अंदर कितना है, एक भी नहीं है। एक भी नहीं मीन्स गणित में क्या कहेंगे जब एक भी नहीं है, 0, अर्थात इसमें H का मान कितना है 0। लेकिन उसमें सूत्र के अनुसार क्या करेंगे +1, कितना आ गया 1। Z मतलब F, F का मान कितना है इसके अंदर, F कितना है 1, उसको ना कम कर रहा है ना ज्यादा, Z बराबर F यानी कि 1। अब नाम कैसे लिखेंगे, जैसा आपको ऊपर लिखा हुआ है, फ्रीऑन शब्द लिख दो, डैश लगाओ और उसके आगे XYZ। X मतलब 0 1 1, 0 को लिखा नहीं जाता, 0 1 1 मीन्स 11, तो इस यौगिक का नाम होगा फ्रीऑन 11। ओके, एक बार दोबारा समझेंगे, सूत्र आपको एग्जाम में दिया जाएगा।
आपसे उसका नामकरण पूछा जाएगा। नामकरण लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फ्रीऑन एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स के लिए सी माइनस वन, सी मतलब कम करना है एक, वाई मतलब एच प्लस एक हाई करना है यानी कि प्लस एक करना है, और जेड मतलब फिक्स यानी कि जो फ्लोरीन परमाणु है जितनी संख्या है उतनी लिखी जाएगी, ना उसमें कम करेंगे ना उसमें ज्यादा करेंगे। तो यहां पर हमने देखा कार्बन कितने हैं इसके अंदर? एक, तो एक माइनस एक, जीरो। एक्स का मान आ गया कितना? जीरो। वाई एच प्लस एक, एच कितना है? एक भी नहीं, एक भी नहीं मतलब जीरो, प्लस एक, तो एक प्लस जीरो यानी कि एक। जेड मतलब एफ, एफ कितना है इसके अंदर? एक, एक लिख दिया। ये आ गया आपका जीरो एक एक, जीरो एक एक का मतलब 11, तो नाम हो गया फ्रीऑन 11। ओके। दूसरा यौगिक इसी का, जैसे CF2Cl2, CF2Cl2, सबसे पहले देखेंगे एक्स की वैल्यू। कार्बन कितने हैं इसके अंदर? एक, तो एक माइनस एक यानी कि कितना? जीरो। वाई, वाई का क्या होता है? एच प्लस एक, एच कितना है इसके अंदर? एक भी नहीं, एक भी नहीं मीन्स जीरो, तो जीरो प्लस एक, एक आ गया। और जेड, जेड मीन्स फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने हैं इसके अंदर? दो, तो फ्लोरीन हो गया दो, इसमें ना कम करना है ना ज्यादा, फ्लोरीन मतलब फिक्स। क्या आया? जीरो एक दो, जीरो एक दो, जीरो एक दो का मतलब 12, तो इस यौगिक का नाम हो गया फ्रीऑन 12। ओके। और देखते हैं क्या एग्जांपल, जैसे C2F2Cl4, C2F2Cl4, x, x मतलब C माइनस एक, C देखेंगे कितने हैं इसमें? दो, तो दो माइनस एक बराबर एक। y देखेंगे, y क्या है? h, तो h, h इसमें एक भी नहीं है, तो जीरो प्लस एक यानी कि एक। z मतलब f, f कितने हैं? दो। यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? फ्रीऑन 112। इस यौगिक का नाम हुआ फ्रीऑन 112। इस तरह से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि फ्रीऑन का नामकरण करते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा। फ्रीऑन का उपयोग कहां पर होता है? अक्रिय विलायक के रूप में। विलायक, नवीं क्लास में आपने पढ़ा है, दो चीजें होती है, विलेय और विलायक। जैसे पानी के अंदर आपने नमक घोला, तो यहां पर पानी तो कहलाएगा विलायक और नमक कहलाएगा विलेय। तो ऐसा विलायक, ऐसा सॉल्वेंट जो किसी से क्रिया नहीं करे उसको कहा जाता है अक्रिय विलायक। ठीक है। तो अक्रिय विलायक का मतलब होता है ऐसी चीजों को घोलने के लिए जो उससे क्रिया नहीं करे उसको अक्रिय विलायक कहते हैं, तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? जैसे फ्रिज है, एसी है, कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज जो बड़े बड़े शीत संग्रहकार होते हैं जहां पर सब्जियों को, मांस मछलियों को आदि को रखा जाता है ताकि वो खराब नहीं हो, ऐसे स्थानों को शीत संग्रहकार कहा जाता है। तो वहां पर भी इसका उपयोग होता है, किसका? CFC। तो ये अपना टॉपिक खत्म हुआ, कौन सा? CFC। ओके। अब इस चैप्टर के अंत में, यानी कि जो अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, 8वें का, वो है बहुलकीकरण। देखिए बच्चों, आप अनेक प्रकार के यौगिक अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक का जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग हो गया है। आज हमारे घरों के अंदर ज़्यादातर जो फर्नीचर वगैरह होते हैं, ज़्यादातर सामान होता है, जैसे चेयर्स हैं, रसोई घर में काम आने वाले डिब्बे हैं, बोतलें हैं, है ना, मतलब बहुत सारी जगह प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है।
इसी तरह रबड़ है। वस्त्रों में जो आप पहनते हो, कपड़े पहनते हो, ज्यादातर सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं जिनको संश्लेषित रेशे कहते हैं उनसे बने हुए आते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये कैसे बनाए जाते हैं? इनको विज्ञान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसको कहते हैं बहुलकीकरण, उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। जिस प्रकार एक धागा होता है, धागे के अंदर आप मणियों को पिरोते जाते हैं तो धागे के अंदर मणियों को पिरोने से माला बन जाती है। उसी तरह से अनेक छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ करके एक बड़ी इकाई का निर्माण किया जाता है। उस बड़ी इकाई को कहा जाता है बहुलक, पॉलीमर। और इस बहुलक को बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसको कहा जाता है बहुलकीकरण। बिल्कुल वैसे ही है जैसे मालगाड़ी या ट्रेन के डिब्बे होते हैं, एक डिब्बे से दूसरा जुड़ गया, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं और एक लंबी सारी ट्रेन या मालगाड़ी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये बहुलक बनते हैं। एक जैसे जो अणु होते हैं, हालांकि भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन सरलतम अणु होते हैं। सरलतम अणुओं को एक दूसरे से जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं तो बड़ी रचना बन जाती है। बड़ी रचना को बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है बहुलकीकरण। ओके। यहां पर देखो बहुलक दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक, और दूसरे होते हैं संश्लेषित। प्राकृतिक यानी नेचुरल, संश्लेषित मतलब सिंथेटिक। प्राकृतिक बहुलक प्राचीन काल से मनुष्य अपने उपयोग में लेता हुआ आ रहा है। जैसे कपास, कपास यानी कि रुई, रुई से आपको पता है वस्त्र वगैरह सब बनते हैं, तो ये प्राकृतिक बहुलक है। सेल्यूलोज, ये भी एक प्राकृतिक बहुलक है। सेल्यूलोज सभी जानते हो, लकड़ी के अंदर, लकड़ी जो बनी होती है, लकड़ी का जो कठोर भाग है वो क्या है? सेल्यूलोज है। तो सेल्यूलोज भी एक प्राकृतिक बहुलक है। ऊन भी एक प्राकृतिक बहुलक है। तो ये तो है प्राकृतिक, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, चाहे किसी पादप से प्राप्त हो, चाहे किसी जंतु से प्राप्त हो, इनको तो प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। दूसरा होता है संश्लेषित। संश्लेषित वो होता है जो मानव निर्मित होता है, यानी कि मनुष्य प्रयोगशाला में इनका निर्माण करता है कृत्रिम विधियों से। तो ऐसे बहुलक को कहा जाता है कौन सा? संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक के अंदर क्या क्या आते हैं? जैसे प्लास्टिक, रेसिन, रबड़ आदि, इनको कहा जाता है संश्लेषित बहुलक। इनके बारे में जो डिटेल से अध्ययन है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज आपको ये मैंने बताया कि सीएफसी क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और उसका नामकरण कैसे किया जाता है, और बहुलक के बारे में आपको थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दी। कल इनके बारे में, इनको बनाया कैसे जाता है वो हम देखेंगे और इसी के साथ फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू।